नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पहलगाम के गुनाहगारों के खिलाफ, बेगुनाह टूरिस्ट के हत्यारों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है। आज श्रीनगर से लेकर बारामूला तक, पहलगाम से लेकर उरी तक सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव रही। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी का घर उड़ा दिया गया। बारामूला में एक दहशतगर्द को मौत के घाट उतार दिया गया। अभी दो टेररिस्ट और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये आतंकवादी सुरक्षा बलों के घेरे में फंसे हैं, जिनके मारे जाने की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। फोर्सेस का मूवमेंट बॉर्डर की तरफ हो रहा है। फाइटर जेट्स की तैनाती सरहदी इलाकों में हो गई है। आज हमारे फाइटर जेट्स ने एलओसी के आसपास मिलिट्री ड्रिल की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर में मौजूद हैं, कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कश्मीर के साथ और पाकिस्तान के साथ लगने वाले राजस्थान बॉर्डर पर फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने के बाद अब पाकिस्तान के साथ जो डेटा शेयर किया जाता था वो बंद हो गया है। सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी को पाकिस्तान की तरफ जाने से कैसे रोका जा सकता है, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अमित शाह ने आज जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ इस पर विचार किया। सीआर पाटिल ने कहा कि पाकिस्तान में अब भारत से एक बूंद पानी नहीं जाएगा और कुछ ही दिनों में इसका असर पाकिस्तान में दिखने लगेगा। अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके उनके राज्यों से आए पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत देश से बाहर निकालने का आदेश दिया। वाघा बॉर्डर पर जाने वाले पाकिस्तानियों की लाइन लगी है। भारत के इस एग्रेसिव रुख को दुनिया समझ चुकी है। सबको लगता है कुछ न कुछ तो होने वाला है। रूस ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करके कहा है कि वो फिलहाल पाकिस्तान जाने से परहेज करें और जो रशियन सिटीजन पाकिस्तान में हैं वो रूस लौट आए। पाकिस्तान भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि मुल्क पर जंग का खतरा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल वॉर हो सकती है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मंत्रियों ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है। मैं आपको दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी के ऐलान से, जंग के खौफ से पाकिस्तान के नेता किस कदर बौखला गए हैं, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कैसे कबूल किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में एक्सपर्ट है, लेकिन उन्होंने इस मामले में अमेरिका को कैसे लपेटा, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि पहलगाम हमले के गुनहगारों और उनके आकाओं को सजा देने के लिए आज क्या क्या एक्शन हुआ। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का पहला एक्शन हुआ पुलवामा में। पुलवामा के त्राल में लश्कर के आतंकवादी आसिफ शेख के घर को उड़ा दिया गया। इसके साथ साथ अनंतनाग के बिजबेहरा में एक और खूंखार आतंकवादी आदिल के घर को भी जमींदोज कर दिया गया। असल में आसिफ शेख और आदिल दोनों लश्कर के ट्रेंड टेररिस्ट हैं। इन दोनों के बारे में पुख्ता जानकारी मिली है कि पहलगाम में टूरिस्ट के नरसंहार में आदिल और आसिफ शेख इन्वॉल्व थे। इन दोनों दहशतगर्दों ने पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद की थी। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आसिफ शेख के घर की हैं, जहां कल रात एक बड़ा धमाका हुआ और आसिफ के घर का एक एक हिस्सा नेस्तनाबूद हो गया। हमारे संवाददाता मंजूर मीर का कहना है कि कल रात जब सुरक्षा बल आसिफ शेख के घर की रेड कर रहे थे तो आसिफ तो वहाँ पर नहीं था, लेकिन उसके घर में एक बॉक्स था जिसमें आईईडी था, एक बैटरी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस बॉक्स को डिफ्यूज करने के लिए कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से आसिफ शेख का घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। आपको सबसे पहले बाहर की तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़ोरदार वो ब्लास्ट था कि सब कुछ आपको यहाँ पर ताश के पत्तों की तरह बिखरा हुआ दिखाई देगा। ये उनका घर के बाहर वाला हिस्सा है और
यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ जो है वो सामान्य नहीं दिखेगी। ये रूफ आप देख सकते हैं पूरी तरह से दूर दूर तक बिखरा हुआ दिखाई देगा। हम आपको घर के अंदर ले जाएंगे और घर के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये शेख आसिफ के घर का किचन है और ये किचन में आपको हर चीज़ जो है वो बिखरी हुई दिखाई देगी। कोई भी चीज़ यहाँ पर सामान्य नहीं है। दरवाजे पूरी तरह से टूट चुके हैं। 2 मंजिला ये शेख आसिफ का घर है और बताया जा रहा है कि इसी जगह पर जो है सबसे पहले ब्लास्ट किया गया और जो घर के बाहर वाला हिस्सा है वो भी पूरी तरह से ज़मीन बोस हो गया। दरअसल पुलिस के मुताबिक कल रात 8 बजे के आसपास जैसे ही शेख आसिफ की तलाश में यहाँ पर सुरक्षा बलों की एक टीम पहुँची, जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस दौरान कोई बैटरी नुमा बॉक्स यहां पे मिला और उसको डिफ्यूज जब किया गया तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की वजह से ये तस्वीर जो है आपके सामने है। दरवाजे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हम आपको दूसरे रूम में लेकर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये दूसरा कमरा है, यहाँ का छोटा सा कमरा है, बेडरूम है, यहाँ पर बिस्तर वगैरह सब कुछ लगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये दरवाजे की तस्वीर है। पूरी तरह से दरवाजा जो है खत्म हो चुका है। ये इनके घर का यहाँ का दूसरा यहाँ पर फ्लोर है। यहाँ पर कुछ सिलाई की मशीनें हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं और ये खिड़कियाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर भी आपको सामान्य नहीं दिखेगी। इतना ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ है। आसिफ शेख के अलावा एक और दहशतगर्द के घर का भी यही हश्र हुआ। पहलगाम के आतंकी हमले में शामिल एक और आतंकवादी आदिल ठोकेर के घर को भी मिट्टी में मिला दिया गया। ये तस्वीरें अनंतनाग के बिजबेहरा में आदिल ठोकेर के घर की हैं। कल देर रात आदिल ठोकेर के घर में भी जोरदार धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। पता चला कि आदिल लश्कर तैयबा का आतंकवादी है। 7 साल पहले 2018 में आदिल पाकिस्तान भाग गया था। पाकिस्तान में आदिल को ISI और लश्कर के कमांडर्स ने ट्रेनिंग दी। आदिल पिछले साल जंगलों के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करके वापस भारत में एंटर कर गया। लश्कर ने उसे साउथ कश्मीर में बड़े हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी थी। इसी के तहत उसने पहलगाम में बेगुनाह लोगों का खून बहाया। आदिल की मां और बहन आम शहरियों की तरह कश्मीर में रहती हैं। आज आदिल की मां ने कहा, अगर उनके बेटे ने इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम किया है, बेगुनाह लोगों का खून बहाया है, तो उसे मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। आदिल की मां ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस आदिल के खिलाफ जो भी एक्शन लेंगी वो उसको सपोर्ट करेंगी। ये सब गलत है। मैं भी यही कहती हूँ, बेगुनाह लोगों को क्यों मारा गया है? बेगुनाह लोगों को नहीं मारना चाहिए था। उनको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनके साथ भी ऐसा ही सलूक करना चाहिए। अगर मेरा बेटा भी आरोपी है तो उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। आखिर बेगुनाहों को क्यों मारा है? उनकी भी अपनी जान थी। वहाँ इतनी फौज थी, उनको सब पता है। किसने किया है ये छुप कर नहीं रह सकता। अल्लाह सब जानता है, सब कुछ सामने आएगा। सच सच ही होता है। मुझे नहीं पता है कि किसने ये सब किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ पहलगाम में मासूम हुआ खून बहाने वाले दरिंदों को नहीं खोज रही, बल्कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज बांदीपोरा में लश्कर के टॉप कमांडर अल्ताफ लाली को मार गिराया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बांदीपोरा के एक जंगली इलाके में आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिली थी। इसके तुरंत बाद सेना ने पूरे इलाके को घेरा। खुद को फंसा हुआ देखकर जंगल में छुपे आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। हमारे 2 जवान घायल हुए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ ही देर में अल्ताफ लाली को जहन्नुम भेज दिया। इस वक्त भी पूरे इलाके में ऑपरेशन जारी है और आशंका यह है कि कुछ और आतंकवादी इस इलाके में छुपे हुए हैं। उन्हें भी अगले कुछ ही घंटों में मार दिया जाएगा। कठुआ में भी 4 संदिग्ध देखे गए हैं। इस वक्त वहां भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जिन आतंकियों के घरों को जमींदोज किया गया, जिनको मार गिराया गया, ये वो आतंकवादी हैं जिन्हें पाकिस्तान पालता है, पोसता है। ये वो आतंकवादी हैं जिन्हें मटियामेट करने का इरादा प्रधानमंत्री मोदी ने जताया था।
पाकिस्तान भारत से सबूत मांग रहा है, लेकिन सबूत मांगना पाकिस्तान की आदत है। अब भारत सबूत नहीं, जवाब देता है। अब भारत डोजियर नहीं, फौज भेजता है। और पाकिस्तान को कोई क्या सबूत दे? कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से एक पत्रकार ने पूछा था, क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है, उनको फंड करता है? जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम ये गंदा काम पिछले 30 साल से कर रहे हैं, अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह एडमिशन स्काई न्यूज पर किया था, जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के मंत्रियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर भारत ने जंग छेड़ी तो हम भारत के शहरों में दहशतगर्द भेजेंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की फैक्ट्री है और अब इस फैक्ट्री को तबाह करने का वक्त आ गया है। कश्मीर के आबादी वाले इलाकों में और जंगलों में दहशतगर्दों की खोज की जा रही है। इसके साथ साथ बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट तेज हो गया है। आज एलओसी और उसके आसपास के इलाकों में तैनात जवानों की संख्या बढ़ा दी गई। हेवी आर्टिलरी का मूवमेंट सरहदी इलाकों में हो रहा गया। हमारे फाइटर जेट्स एलओसी के आसपास लगातार उड़ान भरते नजर आए। बॉर्डर के आसपास फाइटर जेट्स ने वॉर एक्सरसाइज की। बड़ी बात यह है कि यह सब उस वक्त हो रहा है जब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद कश्मीर में मौजूद हैं। आर्मी चीफ पूरे ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुबह सुबह श्रीनगर पहुंच गए थे। आर्मी चीफ ने सबसे पहले 15 कोर कमांडर्स के बड़े अफसरों से मुलाकात की, हालात की जानकारी दी, सेना की तैनाती का डिटेल लिया। इस मीटिंग में नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार भी मौजूद थे। इसके बाद आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की, सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारी के बारे में पूरा डिटेल दिया। मनोज सिन्हा ने आर्मी चीफ से कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस को सरकार की तरफ से पूरी छूट है। सरकार सिर्फ इतना चाहती है कि पहलगाम में हमला करने वाले बच न पाएं और कश्मीर से एक एक आतंकवादी का सफाया हो जाए। आर्मी और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं और इसका असर ग्राउंड पर नजर भी आया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद आज एलओसी पर गए। मनीष ने जो रिपोर्ट भेजी है वो देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि वहां हालात क्या हैं। बॉर्डर पर है, ये उरी सेक्टर है, मेरे दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, डिजिटल सर्विलेंस और टेक इंट के साथ पाकिस्तान की हर एक हरकत को एंगेज करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है। इस समय ड्रोन के जरिए पूरी निगरानी की जा रही है। उसके अलावा जो रॉकेट लॉन्चर्स या फिर आधुनिक वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए जो पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन है उस पर निगरानी रखते हुए भारतीय सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। हम आपको ये भी बता दें, मेरे ठीक सामने पाकिस्तान का बाग जनरल एरिया पड़ता है। उसके बाद मुजफ्फराबाद एक्सिस है, चकोटी है, जहां पर टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड भी है। इसके साथ साथ सबसे अहम बात, सर्विलेंस के तौर पर इस समय भारतीय सेना HSTI नाइट विजन डिवाइसेस या फिर लॉरस या फिर जो सर्विलेंस के कैमराज हैं आधुनिक मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है उसको नाकामयाब किया जा सके। भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो फैसले किए हैं उन्हें भी पूरी मुस्तैदी के साथ तुरंत लागू किया जा रहा है। भारत ने सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए हैं, इसलिए भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानियों को तुरंत देश से बाहर जाने का फरमान सुना दिया गया है। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात करके उन्हें निर्देश दिया कि उनके राज्य में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें तुरंत वापस भेजा जाए। इसका असर दिखाई दिया। यूपी सरकार ने बताया कि वैलिड वीजा पर आए करीब 1200 पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश में हैं। इनमें से ज्यादातर वापस जा चुके हैं। जो बचे हैं उन्हें भी अगले 48 घंटे में
वापस जाने को कह दिया गया है। लखनऊ में कुल 8 पाकिस्तानी थे, जिनमें से 5 को आज वापस भेज दिया गया। जो 3 बचे हैं वो भी कल पाकिस्तान लौट जाएंगे। महाराष्ट्र के शहरों में भी पाकिस्तानियों को खोज खोज कर वापस भेजा जा रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं उनका वीज़ा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस स्टेशंस को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीज़ा लेकर 48 घंटे से ज़्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सम्माननीय गृह मंत्री जी से इस संदर्भ में मेरी पूरी चर्चा हुई है। इसके बारे में गृह मंत्री जी से हमने पूरा मार्गदर्शन लिया है और उसी के अनुरूप ये कार्रवाई होगी। सरकार की सख्ती का असर अटारी वाघा बॉर्डर पर दिखाई दिया। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। पिछले 48 घंटों में 287 भारतीय पाकिस्तान से वापस लौट चुके हैं, जबकि 191 पाकिस्तानी अटारी बॉर्डर से वापस पाकिस्तान लौटे हैं। हालांकि बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर्स उन महिलाओं को पाकिस्तान में एंट्री नहीं दे रहे हैं जो बाय बर्थ इंडियन हैं, लेकिन उन्होंने किसी पाकिस्तानी से शादी की है। ये महिलाएं अपने माँ बाप से मिलने भारत आई थी, लेकिन आज जब वापस जाने के लिए अटारी बॉर्डर पहुंची तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनके बच्चों को तो बॉर्डर क्रॉस करने दिया, लेकिन उनकी माओं को रोक दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। आज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए हैं उनसे पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान होगा। पीयूष गोयल ने कहा कि आतंकवाद को भी उसी तरह कुचला जाएगा जैसे नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। मैं समझता हूं आज भारत की ताकत जो दुनिया में उभर रही है, उसको देख के कुछ लोगों में परेशानी है। ये एक लास्ट डिच एफर्ट है ऐसे ताकतों का, लेकिन भारत में इतनी क्षमता है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसी कोई भारत माँ की मिट्टी में जगह नहीं रहेगी जहां ऐसे आतंकवादी को हम पनपने देंगे। जिस प्रकार से नक्सलवाद को तेजी से समाप्त किया जा रहा है, उसी प्रकार से हमने गत 6 वर्षों में आतंकवाद को भी लगातार प्रहार पहुंचाया है, उनको समाप्त करने का हर संभव कदम उठाया। ये लास्ट डिच एफर्ट हो सकता है, लेकिन इसको भी किसी प्रकार से माफ नहीं किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमने अनाउंस कर ही दिया है, वो सब वापस जाएं और किसी को भी यहाँ पे रहने की परवानगी नहीं। मुझे लगता है कि भारत के लोगों में इतना सामर्थ्य है, इतनी हिम्मत है, इतना आत्मविश्वास है कि जल्द ही फिर एक बार पर्यटन वहाँ शुरू होगा, उद्योग वहाँ जाएगा, अमरनाथ की यात्रा होगी और कश्मीर जो विकास के मार्ग पे चल पड़ा है उसको कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिरदर्द है सिंधु समझौता रद्द होना, क्योंकि ये पाकिस्तान की वो नस है जिसे दबाने पर पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी नस को दबाया है। 1960 के सिंधु समझौते को रद्द करने का फैसला कर लिया है। अब इस फैसले को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस पर विचार के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ लंबी मीटिंग की। मीटिंग के बाद सीआर पाटिल ने कहा कि अब भारत से पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और इसका क्या असर होगा पाकिस्तान को कुछ ही दिनों में समझ आ जाएगा।
अगर भारत ने सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए वाकई में तरस जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में 80% सिंचाई इन्हीं नदियों के पानी से होती है। सिंधु समझौते के तहत सिंधु, चिनाब और झेलम का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। पाकिस्तान की हालत वैसे ही ख़राब है, पर फसलों का पानी बंद हुआ तो पाकिस्तान पानी के साथ साथ दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान के हुक्मरान मोदी के इस वार से बौखला गए हैं। आज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने सेनेट में कहा कि भारत पाकिस्तान के लोगों को प्यासा रखना चाहता है। भारत ने सिंधु समझौता रद्द करने का एक तरफा फैसला करके पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अपने 24 करोड़ अवाम को प्यासा नहीं रहने देगा। भारत के फैसले के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में अपील करेगा। इन्होंने इस मौके को पहला जो वार किया हमारे ऊपर, तो वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को डिक्लेयर किया, जिसको इनअबेंस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी। तो ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अब जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर बहस किए बगैर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लाइफ लाइन है, और ये वर्चुअली इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। तो हम इसको उसी स्पिरिट से ले रहे हैं, और हमने उसका पहला फैसला जो किया पाकिस्तान ने कि हमने उसको रिजेक्ट किया है और क्वेश्चन किया है कि हम फिर जितनी बायलैटरल ट्रीटीज हैं हम भी उनको सस्पेंड या इनअबेंस करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने चोट कहां की है। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें मोदी के इस फैसले की गंभीरता को समझ रही हैं, इसलिए सब के सब बौखला गए हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, भारत अब वाटर टेररिज्म कर रहा है। नरेंद्र मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहलगाम हमले से उनको मौका मिल गया। शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को पानी के मुद्दे पर खामोश नहीं बैठना चाहिए, भारत पर इस फैसले को वापस लेने का प्रेशर बनाना चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। जी, साफ बात यह है कि पाकिस्तान में जो शवाहिद मिले हैं, हमें तो कोई हिंदुस्तान ने शवाहिद नहीं दिए, बगैर किसी प्रूफ के मिनटों में 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान पर पहना दिया गया एज एन अटैकर, एज अ स्पॉन्सर। वाटर टेररिज्म जो वो कर रहे हैं मोदी सरकार, ये पहले से उनका, मैं तो इस हाउस में कह चुकी हूँ कि उन्होंने वाटर टेररिज्म और पानी को हथियार बनाना, उसको वेपनाइज कराना अपने पहले टर्म में भी उनकी ख्वाहिश थी करने की। ये 21वीं सदी है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एरा नहीं है। लेकिन अगर वो उसको वापस लाना चाहते हैं तो कोई पीछे नहीं हटेगा। जी, वो वापस लाना चाहते हैं तो हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आइए प्लीज प्लीज आप अमन की बात कीजिए। पाकिस्तान की हुकूमत, वहां के लीडरान सिंधु समझौता रद्द करने के मोदी के फैसले से इतने परेशान क्यों हैं, ये भी समझ लीजिए। इसकी वजह है कि भारत ने अभी सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पूरी तरह बंद नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान में पानी को लेकर सिविल वॉर जैसी स्थिति अभी से बनने लगी है। पाकिस्तान के 2 सूबों सिंध और पंजाब के बीच पानी को लेकर झगड़ा हो रहा है। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में जाता है। अब दोनों सूबों में सिंधु के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा है। पंजाब ज्यादा पानी लेना चाहता है, इसलिए सिंधु के पानी को डाइवर्ट करने के लिए अभी से नहरें बनाने की कोशिश कर रहा है, और सिंध इसका विरोध कर रहा है। सिंध के लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों ने हाईवे जाम कर दिए हैं। सिंध की तरफ से पंजाब में पेट्रोल डीजल की सप्लाई होती है। सिंध के लोगों ने पंजाब की तरफ जाने वाले ऑयल टैंकर्स को बॉर्डर पर रोक दिया है। इससे करीब 1000 टैंकर्स सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। पंजाब में पेट्रोल डीजल की कमी है। सिंध के लोग
सड़कों पर बैठकर पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर पंजाब ने सिंध का पानी डाइवर्ट किया तो सिंध रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। सिंध और पंजाब के बीच पानी को लेकर जो तकरार हुई उसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों सूबों के बीच सड़कें बंद हो गई, हजारों ट्रक जगह जगह फंस गए, लोग परेशान हैं। पब्लिक का कहना है कि पानी की इस जंग को हुकूमत रोके वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। हमारा कसूर क्या है, हमारा जुर्म क्या है? ना पंजाब हुकूमत से कोई आया है, ना हमारे पास कोई सिंध हुकूमत से कोई आया है, ना कोई अफसर इधर आ रहा है कोई हमारी हेल्प करने के लिए। ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो भी मसले मसाइल हैं वो ख़त्म किए जाएं ताकि ये रोड खुल सकें। अभी तो ये शुरुआत है। पाकिस्तान की 80% खेती इंडस रिवर सिस्टम से मिलने वाले पानी पर डिपेंड करती है। पाकिस्तान की फूड प्रोडक्शन का 90% इसी इंडस रिवर सिस्टम के पानी पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान को जिन हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली मिलती है वो भी इसी पानी के फ्लो पर डिपेंडेंट है। मोटे तौर पर माना जा सकता है कि इंडस सिस्टम पाकिस्तान की 25% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां चोट की है जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। यह सही है कि वाटर फ्लो को रोकने में वक्त लगेगा, लेकिन पाकिस्तान आने वाले खतरे को महसूस कर रहा है। पिछले 60 साल में 4 जंग हुई, पाकिस्तान के साथ कई कॉन्फ्लिक्ट हुए, डिप्लोमेटिक वॉर लड़ी गई, लेकिन ये ट्रीटी कायम रही। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाई, किसी प्रेशर की परवाह नहीं की और इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया। अब पाकिस्तान को पानी के लिए तरसना पड़ेगा और बिजली नहीं होगी तो अंधेरे में रहना पड़ेगा। तब समझ आएगा कि आतंकवाद को पालने पोसने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि अभी तो भारत ने सिर्फ डिप्लोमेटिक फैसले किए हैं, सिर्फ पानी के समझौते को रद्द किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत जल्द पहलगाम हमले का बदला भी लेंगे। इसीलिए पाकिस्तान के लीडर्स ने गीदड़ भपकियां देनी शुरू कर दी हैं, एटम बम की बात शुरू की है। आज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने कहा कि भारत पाकिस्तान को कम न समझे। अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान भी हमले का करारा जवाब देगा। असल में आज पाकिस्तान की सेनेट में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें सिंधु जल समझौता रोकने के लिए भारत की आलोचना की गई। आरोप लगाया गया कि भारत जंग का माहौल बना रहा है। यह प्रस्ताव डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने पेश किया था। शहबाज सरकार के इस प्रस्ताव को बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इमरान खान की तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा मुहाजिर कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी ने भी सपोर्ट किया। इसी प्रस्ताव पर बहस के दौरान इसाक डार ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले समझ ले कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। हम हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। इसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कैमरे पर आए। ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत बिना सबूतों के पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ बता रहा है और जंग का माहौल बना रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखना चाहिए कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो फुल फ्लेजेड वॉर होगा और इसका असर पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे मुल्कों पर भी पड़ेगा। उन्होंने सिंधु समझौते को छोड़ दिया है जो दोनों देशों के रिश्तों में आया बेहद गंभीर टकराव है। दोनों देशों के रिश्तों में गंभीर रूप से ब्रेकडाउन हो गया है। स्थिति टकराव वाली है। इस समझौते की गारंटी वर्ल्ड बैंक ने दी हुई है। भारत इस समझौते के तहत पल्ला नहीं झाड़ सकता है।
इससे दोनों देशों के रिश्तों को बहुत तगड़ा झटका लगा है। मुझे लगता है कि भारत को इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। इससे हालात और बिगड़ सकते हैं और इस बात का डर है कि ऑल आउट वॉर शुरू हो सकता है। ऐसा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम ना सिर्फ इस पूरे इलाके के लिए होंगे, बल्कि दूसरे देशों, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। पाकिस्तान न तो कन्वेंशनल वॉर में भारत से जीत सकता है और न ही भारत न्यूक्लियर बम की धमकियों से डरता है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी से जब मैंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम के बारे में पूछा था तो उन्होंने मजाक में कहा था कि मैं वहां जाकर चेक करके आया हूं, उसमें कुछ नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक काम कर सकता है, झूठ के बाजार में अपना माल बेच सकता है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में यह करना आसान भी है। जैसे एक शख्स का वीडियो पाकिस्तान ने वायरल किया जो दावा कर रहा है कि वो इंडियन आर्मी का अफसर है और वो पहलगाम हमले के लिए इंडियन आर्मी को जिम्मेदार बता रहा है। यह आदमी पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन का औजार है। इसका भारत से या भारत की फौज से कोई लेना देना नहीं है। इसकी सारी बातें फर्जी हैं। इसी तरह एक नैरेटिव यह फैलाया गया कि जिस जगह आतंकवादी हमला हुआ वहां से सीआरपीएफ को हटाया गया और एक बड़े अफसर के कहने पर हटाया गया। यह भी सफेद झूठ है। कल पाकिस्तान ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें कहा था कि इंडियन मीडिया पहलगाम हमले में मरने वालों का मजहब छुपा रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि मरने वालों में 15 मुसलमान थे। यह कितना बड़ा झूठ है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की और भी बातें फैलाई जाएंगी। भारत के लोगों को डराने की, भारत के लोगों को बांटने की कोशिश की जाएगी। ऐसी स्टोरीज को बड़े तरीके से ऑथेंटिक दिखाकर पेश किया जाएगा। आपको इस प्रोपेगेंडा से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी बातों पर यकीन न करें और न दूसरों को करने दें। आज के जमाने में किसी भी जंग में प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा हथियार होता है, इसलिए हम सबको संभल कर रहने की जरूरत है। पाकिस्तान के सूबों में आपसी झगड़े हो रहे हैं, यह मैंने आपको दिखाया। सरकार के खिलाफ पब्लिक सड़कों पर है, यह भी आपने देखा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिलाफ लोगों में कितनी नाराजगी है, यह भी देखने लायक है। लेकिन हमारे देश में हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और इसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज लोगों ने प्रोटेस्ट किए। पहलगाम में मासूमों का खून बहाने वालों को सजा देने की मांग की। और बड़ी बात यह कि आज जम्मू कश्मीर में भी जुमे के नमाज के बाद मौलानाओं ने अपनी तकरीरों में सिर्फ पहलगाम हमले की बात की। जिन मासूमों की जान गई है उनके लिए दुआ की और लोगों से कहा हर घर से एक ही आवाज आनी चाहिए, किसी भी कीमत पर आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वालों को सजा दी जाए। आज पहलगाम में हजारों लोग जुमे के नमाज के बाद पूरे शहर में जुलूस की शक्ल में निकले, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, पाकिस्तानी दहशतगर्दों को फांसी पर लटकाने की मांग की। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद। टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है। कातिलों को बड़गाम से भी इसी तरह की तस्वीरें आई। कश्मीरियों ने कहा पाकिस्तान ने कश्मीरियत का खून किया है। मेहमानों पर, मासूम लोगों पर इस्लाम के नाम पर गोलियां बरसाई हैं। इसे कोई कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना होगा। अनंतनाग में तो लगा जैसे पूरा शहर पहलगाम हमले के खिलाफ सड़कों पर आ गया। लोगों ने कहा वो एक साथ निकले हैं जिससे उनकी आवाज पाकिस्तान तक पहुंचे। पाकिस्तान सुन ले कि कश्मीर अवाम उसके बहकावे में कभी नहीं आएगी, कभी भी उसकी जालिमाना हरकतों को सपोर्ट नहीं करेगी। लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इससे पहले तो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की थी, सिर्फ बालाकोट में हमला किया था। इस बार मोदी पाकिस्तान का वो हाल करेंगे जिसे दहशतगर्दों की 7 पुश्तें याद रखेंगी।
बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। कश्मीरियों का वापस दो, बच्चों का वापस दो। जो हमारे बच्चे हैं, जो बाहर पढ़ रहे हैं, कानून रियासत है, ये इनह्यूमन एक्टिविटी है, इनह्यूमन एक्ट है जो यहाँ पर पेश आया है, दरिंदगी है, वैश्याना हरकत है। और हम कश्मीरी इसको भरपूर अल्फाज में, पुरजोर अल्फाज में कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो कातिल हैं उनको जल्द अज जल्द पेश किया जाए, अवाम के सामने लाया जाए और सरेआम उनको फांसी पर लटकाया जाए। सरकार से मुतालबा करते हैं कि फौरन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी ये काम किया है, दरीना काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। हमारी डिमांड सरकार से है, मेहरबानी करके इन दरिंदों को, इन कातिलों को ऐसा सजा दीजिए, इनकी नस्लें याद रखे आगे दोबारा ये हरकत करने के लिए। एक और बड़ी बात यह कि आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चीफ मीरवाइज उमर फारूक ने भी कड़े लफ्जों में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। नौहट्टा की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ उससे कश्मीरियत लहूलुहान हो गई। इस तरह की दर्दगी हैवानियत करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं। मीरवाइज ने कहा कि जिन लोगों ने पहलगाम में अपनों को खोया है, पूरा जम्मू कश्मीर उनके साथ है, उनका दर्द महसूस कर रहा है और ये दर्द तब तक कम नहीं होगा जब तक उन दरिंदों को मौत के घाट नहीं उतारा जाता जिन्होंने इस्लाम का नाम लेकर बेगुनाहों को मारा। जिस तरह से हमने सुना कि शिनाख्त करने के बाद, मजहब पूछने के बाद, फैमिलीज के सामने, अहले खाना के सामने एक खूनी वारदात होती है जिसमें 25 से जायद अफराद को कत्ल किया जाता है। वो नाकाबिले यकीन हद तक न सिर्फ खौफनाक और लर्ज़खेज़ है, बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम बिला लिहाज मजहब और मिल्लत इसकी पुरजोर मजम्मत कर रहा है। हर कोई खून के आंसू रो रहा, हर कोई इस दर्द को महसूस कर रहा है। हमारे दिल, हमारी दुआएं उन खानदान के साथ हैं जो अपने अजीज और अकरबा को, अपने रिश्तेदारों को खो चुकी है। सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं, पूरे मुल्क से इसी तरह की तस्वीरें आई। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई, तमाम शहरों में प्रदर्शन हुए। भोपाल में भी जुमे की नमाज के बाद पहलगाम अटैक के खिलाफ सैकड़ों लोग हाथों पर काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतरे, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। इन लोगों ने कहा कि अब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। महिलाओं ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ उसके बाद हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। भारत की महिलाएं भी सरहद पार जाकर पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती हैं। इसमें तो कोई अल्फाज ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं जी। इसलिए खड़े हैं क्योंकि निर्दोषों के साथ ये हुआ है। हमारा क्या कसूर है, हमारे बहन भाइयों का क्या कसूर है? हम बॉर्डर पे जाएंगे? अच्छा, जब हम यहाँ खड़े हो सकते हैं, हम बॉर्डर पे नहीं जा सकते? हम अपने बहन भाइयों को इंसाफ नहीं दिला सकते? वो एक मासूम बच्चा जिसके सामने उसका बाप बच्चे के लिए गुरूर होता है, बाप बच्चे के लिए गुरूर होता है, उसके सामने उसको गोली मार दी गई है, वो तो जिंदा लाश हो गया। तो उस बच्चे के खातिर, वो मेरा भाई जैसा है, तो मैं बॉर्डर पे जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो मेरे साथ सारी बहनें भी जाएंगी और पूरा हिंदुस्तान जाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि सरकार को है ना अच्छा तगड़ा एक्शन लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी से यही आग्रह करूंगा कि आप हमें इजाजत दीजिए, हम बॉर्डर पार जाना चाहते हैं। हम उन आतंकवादियों के सीने में गोली मारने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा नाम अनवर पठान है और सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और रहेगा। मासूमों का खून बहाना बंद करो। हम पाकिस्तान को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं और हिंदुस्तान का हर एक नागरिक पाकिस्तान को अपनी जूती की नोक पर रखता है। और हम तो कहते हैं कि बॉर्डर पे भेजिए आप हमको,
और हम जाएंगे बॉर्डर पर और जो पाकिस्तान की जगह लाहौर है अपना हिंदुस्तान का झंडा गाड़ कर हम आएंगे वहां पर। आमीन। लाहौर में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ के आएंगे। लाहौर ही सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। ये अभी तक कश्मीर छीनते हुए आ रहा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। क्या बात है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज पूरे देश में जुमे की नमाज पर मस्जिदों में पहलगाम हमले का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद प्रदर्शन हुए। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने साफ साफ कहा कि कुरान किसी इंसान के कत्ल की इजाजत नहीं देता। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। शाही इमाम ने कहा, दहशतगर्दों ने मासूमों की हत्या करके इस्लाम की तौहीन की है। इसका विरोध पूरी दुनिया के मुसलमानों को करना चाहिए। बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान को समझ आ गया होगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान उसकी चाल में नहीं फंसेंगे। पाकिस्तान के जरिए जो दहशतगर्द हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल कराए गए और 26 या 28 बेगुनाह मासूम लोगों का कत्ल हुआ, इसको सही नहीं करार दिया जा सकता। दहशतगर्दों ने अपने आप को मुसलमान बताते हुए जिस गैर इस्लामी तर्ज अमल का मुजाहिरा किया है, ये कौन सा इस्लाम है जो उन्होंने पढ़ा है या उनको पढ़ाया गया है? ये तो दीन इस्लाम की न तालीम, न तारीख, न तहजीब है। अगर ये सिलसिला यूं ही चल पड़ा तो कहां जाकर रुकेगा, नहीं कहा जा सकता। हिंदू मुसलमान सालों हो गए इसको सुनते हुए। ये वक्त हिंदू मुसलमान करने का नहीं, बल्कि मुल्की आबरू, खुद मुख्तारी और इज्जत नफ्स के लिए एक मजबूत चट्टान की तरह हमें खड़े रहने का है। क्या पाकिस्तान ने यह सोचा है कि इस तरह के अमल से, इस तरह की कातिलाना कार्रवाइयों से हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को मुतासिर होना पड़ता है? इसके बाद नमाजियों ने जामा मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट किया। पहलगाम हमले के विरोध में आज पुरानी दिल्ली के सारे बाजार बंद रहे। जामा मस्जिद पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने जैसे हिंदू मुसलमानों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अब हर हिंदुस्तानी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगा, ये कहा। चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, आपस में हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये इंसानियत का कत्ल हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है। जो बेकसूर हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया, चुन चुन के नाम पूछ करके मारा गया, उसके पीछे एक टूल किट थी। वो टूल किट ये थी कि नाम पूछ के मारेंगे तो इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर तफरीक यानी कि बंटवारा पैदा होगा और ये लोग आपस में लड़ेंगे और हमें भूल करके आपस में ही नफरतें बोएंगे। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी बेवकूफ नहीं, हम लोग एक हिंदुस्तानी है। इंसानियत का कत्ल हुआ है, इसमें एक नहीं पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। हमें हिंदुस्तान गवर्नमेंट को और हमारी सियासी और समाजी लोगों को चाहिए ऐसा कदम उठाए, आगे इनको पता चले हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आवाम ने, सब लोगों ने जो कदम उठाया है। हम यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम भाई सब एक है और ये जो मैं भारत सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो ये हमला हुआ है दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के लिए कहना चाहता हूँ, सख्त से सख्त सजा देना चाहिए और ऐसी ये एक मिसाल बने। दिल्ली के मटिया महल सीट के विधायक आलिम मोहम्मद इकबाल ने आज कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला करके 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को चुनौती दी है। अब पाकिस्तान को 140 करोड़ भारतीयों की ताकत भी दिखाई देगी। मुसलमान उन आतंकवादियों से दंगे की चोट पे कहना चाहते हैं, अगर तुम में ये जिगरा था तो ये लड़ाई तुम्हें हिम्मत थी तो इंडियन आर्मी से लड़नी चाहिए थी। वो तुम्हारे को खाया पिया याद दिलाते। हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानी इसका करारा जवाब देंगे। ये
अब सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की सरकार की लड़ाई के साथ साथ अब हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की लड़ाई हो गई है। और हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान भी इस लड़ाई को लड़ेगा और इनके खिलाफ हद से ज्यादा। और मैं सरकार से चाहूंगा कि तुरंत से तुरंत, चाहे उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो, कोई भी हो, उनको करारा जवाब दिया जाए। अच्छी बात यह कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, सभी राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। आज कांग्रेस, आरजेडी, एआईएमआईएम, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और लेफ्ट पार्टीज ने भी पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन किए। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की लीडरशिप में कैंडल मार्च निकाला। बेंगलुरु और पटना में भी आज आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाले गए। पटना में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन की सारी पार्टियों के नेता इसमें शामिल हुए। पहलगाम टेरर अटैक के खिलाफ आज हैदराबाद में भी कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। इस प्रोटेस्ट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के सभी एमएलए भी शामिल हुए। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि पाकिस्तान के इस कायराना हमले का जवाब देना जरूरी है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, इसलिए अब पाकिस्तान का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब एकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह को जवाब देने का वक्त है। दुर्गा माता को याद करो, अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करना है, जो भी करना है आप आगे करो। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना है, समझौता का समय नहीं है, मुंह तो जवाब देना है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ है। पीओके को पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो, हम साथ में रहेंगे। हैदराबाद के मशहूर मक्का मस्जिद के बाहर भी आज हजारों मुसलमानों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। प्रोटेस्ट में शामिल मुस्लिम भाइयों ने कहा कि गम के इस माहौल में हैदराबाद के मुसलमान हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आतंकियों ने भले ही देश में नफरत का बीज बोने की कोशिश की हो, लेकिन इससे हिंदुस्तान के भाईचारे पर कोई असर नहीं होगा। सारे जो लोग टेररिस्ट है, पाकिस्तान के लोग जो घुस के हिंदुस्तान में कर रहे हैं, इनके लिए हम कंडेम करते हैं। हम सारे लोग एक है, हमको लड़ाने झगड़ाने के लिए ये लोग आपस में हमारे मुल्क में तबाही मचा रहे हैं। हम हमेशा हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे। बदला तो इस तरह लिया जाना चाहिए। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि वो जो जितने भी कातिल है, जितने भी दहशतगर्द है, उनको पकड़ा जाए और वहीं पे कश्मीर के चौक पर उनको टंगाकर उनको गोलियों से इतना छन्नी किया जाए कि वो एक मिसाल पूरी दुनिया के लिए हमारे हिंदुस्तान ने बताना चाहिए। हमारे जो 30 जो मरे हैं, उनके 70 मारे तो सुधरेंगे उन लोग। आज जुमे के दिन देश भर में मुसलमानों ने जो प्रोटेस्ट किए, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान को लड़वाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई। मजहब पूछकर, पॉइंट ब्लैंक गोली मारकर नफरत का तूफान खड़ा करने की प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाई। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है। मुकाबला करने के लिए भी पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। ये मैसेज आज पूरी दुनिया को गया। अब 2 ऐसी खबरें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। एक तो आज वीर सावरकर पर राहुल गांधी के अपमानजनक कमेंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अच्छी तरह फटकार लगाई। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहा था। आज जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेज वायसरॉय को जब चिट्ठियां लिखी थी तो योर एक्सलेंसीज ओबीडियंट सर्वेंट लिखा था, तो क्या वो अंग्रेजों के नौकर हो गए थे? राहुल गांधी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर की तारीफ करते हुए चिट्ठियां लिखी थी। जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा जब राहुल गांधी को
हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता नहीं है तो स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर ऐसी बातें क्यों करते हैं? जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की डबल बेंच ने कहा, फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को चेतावनी दी कि अगर अगली बार ऐसी बयानबाजी की तो कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगा। सुप्रीम कोर्ट से दूसरी खबर आई कि केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट 2025 को चैलेंज करने वाली पिटीशन के खिलाफ अपना जवाब दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में कानून को चैलेंज करने वाली सारी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। सरकार ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जुडिशियल रिव्यू करके पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है। इंटरिम स्टे बैलेंस ऑफ पावर के प्रिंसिपल के खिलाफ है। यह कानून जेपीसी की सिफारिशों के आधार पर पार्लियामेंट में बहस के बाद पास हुआ, इसलिए इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। सरकार ने यह भी कहा कि इस कानून से मुसलमानों के मजहबी मामलों में इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की धार्मिक संस्था नहीं है बल्कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। आज की एक और इंटरेस्टिंग खबर यह है कि बीजेपी के राजा इकबाल दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए मेयर बन गए हैं। जय भगवान यादव नए डिप्टी मेयर होंगे। आज जब एमसीडी के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, इसलिए राजा इकबाल बड़े आराम से मेयर बन गए। उनको 133 वोट मिले और उनके खिलाफ लड़ने वाले कांग्रेस के मनदीप सिंह को सिर्फ 8 वोट। जब एमसीडी के चुनाव हुए थे तो बीजेपी को उसमें मेजोरिटी नहीं मिली थी, लेकिन पिछले दिनों कई पार्षद इधर से उधर हो गए, बीजेपी को मेजोरिटी मिल गई और आज 2 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का मेयर बना।